हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द 14 डेज रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं जस्ट इन 14 डेज, वो भी क्लास 10th के 14 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट 14 डेज और जिसका आज डे 4 है विच मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो अपना जो लेक्चर है या वीडियो है वो बेस्ड होगा मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू ही अपन जानेंगे कि कैसे इसके कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन में ही क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कैसे रूट्स अपन निकालते हैं, कैसे डिस्टिंक्ट होती है रूट्स, ये सब चीजें अपन जानेंगे लेकिन क्वेश्चन के थ्रू। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये है कि जिसकी डिग्री 2 है। मतलब भैया किसकी डिग्री 2 है? वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक वही हो गया मतलब जिसकी वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाएगी। मैं क्या? हाँ जी। इक्वेशन मींस इक्वेशन मतलब कि जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाए या इक्वल टू आ जाए वो अपनी हो जाएगी इक्वेशन। मैं क्या क्लियर? अच्छा, आपने कहा कि डिग्री 2 होना चाहिए मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 लिख दूं तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं क्या? हाँ जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, एक अगर लिख दूं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऐसा सा लिख दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं क्या? हाँ जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके दो रूट्स होते हैं। आई बात समझ में? क्यों भैया दो ही रूट्स? क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी 2 है तो डिग्री 2 मतलब रूट्स 2। मैं क्या? हाँ जी, डिग्री 2 रूट्स 2, डिग्री 3 तो रूट्स भी अपने 3। मतलब कि जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स आएंगे। मैं क्या? हाँ जी, जितने रूट्स होंगे मिनिमम उतने रूट्स तो जरूर ही आएंगे, भले ही बाद में वो दोनों इक्वल हो जाए और रूट्स एक ही बन जाए, वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम 2 रूट्स तो जरूर आएंगे। आई बात समझ में? इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन जाते हैं रूट्स के बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि या तो रूट्स इक्वल हो सकता है, या तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकता है, या तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है, या तो रूट्स इमेजिनरी हो सकता है। तो भैया ये सब हम कैसे जानेंगे कि कैसे रूट्स है, रूट्स रियल है या अनइक्वल है या इक्वल है, ये सब अपन कैसे जानेंगे? मैं कहा बेटा कुछ नहीं, इसकी एक किस्सा चलती है। किस पे? वो है डिस्क्रिमिनेंट विच इज डी। किस पे चलती है? डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। अब ये भैया डी क्या है? ये क्या? श्रीधराचार्य बाबा का दिया हुआ, बाबा का दिया हुआ ये ऐसा एक जड़ी बूटी है कि इसके हिसाब से ही सारे रूट्स के जो कैरेक्टर है या उसके शकल सूरत है वही अपनी पता चल पाती है। मैं क्या क्लियर है? अच्छा, रूट्स अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन मान सकते हैं कि इसके एक रूट्स अपना एक अल्फा और एक रूट्स अपन बीटा मान लेते हैं। मैं क्या क्लियर है? अगर रूट्स नहीं दिए हुए हैं तो एक रूट्स अपन अल्फा और बीटा मान सकते हैं। और अपन पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, वहां पढ़े थे जीरोस और यहां पढ़ रहे हैं रूट्स। तो यहां भी सेम कहानी होती है कि भैया अगर सम ऑफ रूट्स पूछ दे तो वही बात माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ दे तो वही बात सी बाय ए। यहां पे माइनस बी कौन? ये। यहां पे सी कौन? ये। ए कौन? ये। आई बात समझ में? क्लियर है। अब ऐसे ही जो रूट्स होते हैं इसके नेचर कैसे पता करें? नेचर मतलब यह है कि नेचर में 3 तरीके की नेचर होती है। कौन कौन देख लो। पहला इसको ऐसे लिखते हैं, पहला होता है अपना रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा होता है अपना रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तीसरा होता है अपना इमेजिनरी। तीसरा क्या होता है? अपना इमेजिनरी। इमेजिनरी। मैं क्या क्लियर है? पहला होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा होता है रियल एंड इक्वल, तीसरा होता है अपना इमेजिनरी। मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है भैया? रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट्स क्या है? मैं क्या बात समझो। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। और रियल का मतलब होता है वास्तविक, मतलब कि जो दिखे, जो महसूस करने पे कुछ लगे। जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक, अगर ये बोर्ड मैं ऐसे छू रहा हूं तो मुझे कुछ फील हो रहा है, मतलब ये बोर्ड रियल है, तो इसीलिए ये रियल हो गई। अब वैसे रूट्स भी रियल होते हैं, मतलब कि जो अपने को सही भाए वो रूट्स अपने को रियल होती है। जैसे कि आप लोग को नहीं पता होगा, इमेजिनरी रूट्स एक आती है बाद में, जैसे कि ऐसा आ गया कि √3 माइनस ऑफ 2 ऐसा सा रूट्स आ गया, या आयोटा करके आ गए, ये सब बात की बातें हैं। इमेजिनरी रूट्स लेके आपको उतना है नहीं सिलेबस में, तो इस पे अपन ज्यादा चलेंगे नहीं, ठीक। ऐसे भी अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं अलग अलग रूट्स। मतलब कोई भी अगर अपन इक्वेशन निकाल लिए, एक इक्वेशन आप इसके देख लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबको आता है, तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहां से एक x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, यहां से -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से क्या क्या बन गया, एक x माइनस 2, एक बन गया अपना x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक x आ गया 2 और एक x आ गया अपने पास 5। क्या आया, एक आया 2 और एक आया 5। ये दोनों देखो दिखने में क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं, मैं क्या नहीं, ये दोनों सेम लग रहे, नहीं लग रहे, इसके मतलब ये हो गए डिस्टिंक्ट रूट्स और ये अपने को रियल है, क्योंकि 2 5 जो ऐसा एक रियल नंबर है ना, जो कि इसको अपन पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही है, इसलिए ये कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, इसका मतलब ये है कि भैया फिर ये इस पे कैसे डिपेंड करता है, बाबा का दिया हुआ बूटी जो है डिस्क्रिमिनेंट, इस पे कैसे डिपेंड करता है। मैं क्या बेटे, इसकी जो डी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। मैं क्या भैया डी क्या है, अब आप सोचोगे ना कि डी क्या, डी कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। सबको पता होगा, अगर रिवीजन आप लोग अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से आप लोग पढ़े हो, तो सबको पता होगा कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आप इसके चेक करके खुद कर लो, वीडियो पॉज करो और चेक करो, इसका आप डी देखोगे तो इसका डी आएगा पॉजिटिव। बात समझे, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो इसका डी देखिएगा तो इसका डी चेक करिएगा तो पॉजिटिव। वैसे ही आ जाते हैं अपन रियल एंड इक्वल रूट्स में। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स का मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे दूं तो आप लोग देखो यहां पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0 ऐसे से है। आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, एक x माइनस 3 और एक आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों रूट्स क्या है, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, मतलब ये 3 और ये 3, दोनों रूट्स कैसे आगे, इक्वल आगे। तो इक्वल आगे तो भैया फिर ये डी पे कैसे डिपेंड करेगा, डी पे करेगा कैसे कि डी इक्वल टू इसकी 0 होगी। आप इसका डी चेक करिएगा कि इस इक्वेशन का जब आप डी चेक करिएगा तो इसका डी कैसा आ जाएगा अपना, इक्वल टू 0। तीसरा आते हैं अपन इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का ऐसा एग्जांपल अभी मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन आप इसको मानो कि डी लेस देन ऑफ 0 होती है। अगर मैं इसके ग्राफ दिखाऊं आप लोग को तो इसके ग्राफ देखिए कुछ ऐसे सी होती है। देखिए आप लोग ग्राफ इसका, ये ग्राफ जो यहाँ पे 2 जगह पे ऐसे टच कर जाता है, ठीक, तो इसके डी ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाती है। इसको आप नोट भी कर सकते हो इजीली, मतलब अच्छे से नोट भी कर लो, ताकि एक रिवीजन, एक मतलब एक पेज में एक ऐसा बना दूं ताकि एक बार देख लिए एग्जाम से जाने से पहले तो सब कुछ अपने को याद आ जाए। तो इसके ग्राफ कैसे दिखते हैं, ऐसे, यही जो 2 जगह कट करते हैं यही अपने अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा कौन, अल्फा बीटा जो रूट्स निकले हैं। मैं क्या क्लियर, अच्छा भैया इसके कैसे ग्राफ दिखेंगे, इसके बेटा ऐसे टच करके चल जाएगी, ऐसे इसको ऐसे टच करके चल जाएगी, है कि नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे टच करके चला जाएगा, टच करके चला जाएगा तो यहीं पे इसका अल्फा भी आएगा और यहीं पे इसका बीटा भी आएगा। मतलब ये अल्फा बीटा लिखूं या अल्फा अल्फा लिख दूं, मैं क्या क्लियर है, अल्फा अल्फा लिखूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट्स तो अपने इक्वल है। और इसके जो ग्राफ होते हैं, इसके ग्राफ होते हैं ऐसे या ऐसे, नीचे भी, मतलब कि नो कट नो टच। इसमें क्या होता है कि कट और टच दोनों होती है, इसमें ओनली टच, इसमें नो कट नो टच। आप याद भी कर सकते हो कि इसमें कट एंड टच, इसमें ओनली टच और इसमें नो कट नो टच। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की बातें हो गई। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि अपना नेचर ऑफ रूट्स अपना क्लियर हो गया, सम ऑफ रूट्स अपन ने देख लिया, उसके ग्राफ अपन ने देख लिए। अच्छा, और कुछ बचा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कोई थ्योरी लेते हुए चल रहा है अपना, जी नहीं। अब क्या करेंगे कि अब अपन करेंगे क्वेश्चन के टाइप्स, और उस क्वेश्चन में जितने भी अपने को कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे उसको अपन भी रिवाइज कर लेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बार सैंपल पेपर में और प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको अपन देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखना आप लोग, पहले आप लोग एक ये फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइएगा कि आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक, मतलब कि क्वेश्चन लिखूं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, नहीं है। आपको क्या बताना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला ऑप्शन आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन है आप लोग का x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, ठीक। दूसरा ऑप्शन है आप लोग का x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये दूसरा है।
तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। और लास्ट ऑप्शन है आप लोगों का x प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। हाँ जी, इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसमें आप मुझे ये बताइए कि ऐसे इस चारों में से कौन सा ऐसा है, लिख ही देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग चेक करिए चारों को और चारों को बताइएगा। कर लिए सॉल्व। अब देखिए, आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे लालच में आके ये ऑप्शन सी टिक कर दिए होंगे कि भैया भैया इसकी तो डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो ये तो अपना नहीं होगा, इसलिए आंसर अपना सी हो जाएगा। मैं क्या बेटे नहीं, इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब अगर टूटेगा तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा, तो इधर भी एक एक्स क्यू आएगी। तो ये एक्स क्यू और यहां से जो ये एक्स क्यू आया हुआ है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में कि ये एक्स क्यू और यहां से जो एक्स क्यू आएगा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर से भी जो भी एक्स स्क्वायर बचेगी वो एक्स स्क्वायर बचेगा। आई बात समझ में। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बच्चों अगर ये टिक कर दिए हो आप लोग तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आंसर है अपना डी। इसको अगर आप लोग चेक करिएगा तो यहां से इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप लोग इस इक्वेशन को देखिएगा तो यहां से एक्स स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये कि x की अब हाईएस्ट डिग्री, इसको आप सॉल्व करो, ये 3x माइनस 2x और ये इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 1। तो इसका मतलब ये अब जो है x की हाईएस्ट डिग्री अपने पास 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन बन गया? ये अपने पास लीनियर इक्वेशन बन गया, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत बच्चे अगर लालच में ये मार दिए हैं तो बच्चा आप लोग को एग्जाम में जितने भी प्रेशर अगर आपको, जैसे देखिए बात ये है कि अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो 30-35 मिनट का प्रेशर आप लोग लेके चलोगे, मैं इतना मानता हूं। वो बात ये है कि आप लोग एग्जाम दोगे, आप सोचोगे कि पेपर मैं अगर घर पे 2.5 घंटे में खत्म कर लेता हूं तो वहां पे भी 2.5 घंटे में खत्म कर लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 10-15 मिनट का प्रेशर आप एक्स्ट्रा लेके चलोगे। आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड है, फर्स्ट टाइम आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, कितने इन्विजिलेटर रहते हैं, ये सब आपको कुछ नहीं पता है। इन्विजिलेटर आपसे कितना टाइम लेंगे आप लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप डरो नहीं। आप अगर कोई भी मैथ्स के पेपर अगर घर में या कोई भी सब्जेक्ट के पेपर अगर आप 240 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो, 2 आवर 40 मिनट्स में, तो बहुत अच्छी बात है। आप वहां भी इजिली पेपर सॉल्व कर सकते हो और 100 में 100 भी ला ही सकते हो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखना आप लोग, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन k इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, आपके ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4/3। आप लोग इसे करो, मैं 2 मिनट में करिए आप लोग इसे। चलिए देखिएगा, आप लोग कर लिए इसे। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? इक्वल है। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि अगर रूट्स अपने पास इक्वल है, रूट्स क्या बोला कि अगर रूट्स इक्वल है तो क्या बोले थे कि डी पे डिपेंड करता है, और डी उसका क्या होता है? डी इक्वल टू 0 होगा अगर अपना रूट्स इक्वल है। तो डी इक्वल टू 0, डी की फॉर्मूला क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। बी कितना? माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना अपना 3 और c कितना अपना k इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 16 माइनस का ये हो गया 12k इक्वल टू 0। तो यहां से 16 इक्वल टू 12k और k इक्वल टू यहां से क्या आ गई? 16/12 विच इज 4 3 जा 4 4 जा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 4/3। तो यहां से आंसर क्या आ गए? डी। मैं क्या क्लियर?
ये क्लियर हुआ? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा आप लोग आगे। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन दे दूं जो संभाल लोगे आप लोग, है कि नहीं? एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, आप लोग कोशिश करना कि इसे आप सॉल्व कर सको, है कि नहीं? आप लोग इसे कोशिश करना, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हो जाऊंगा। फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का m प्लस 2x प्लस का m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतना ही रखूंगा, और लिख दूंगा तो शायद आपको हिंट आ जाएगी, फिर भी लिख ही देता हूं। कोइंसिडेंट रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है? ऑप्शन भी दूं? नहीं, ऑप्शन नहीं, क्यों दूं? आप लोग खुद करो, देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और इस इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है अपना x स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात को समझो, इक्वेशन अपनी परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? आप ये सोच रहे होंगे। बहुत बच्चा हो सकता है कि कोइंसिडेंट रूट से समझ लिए होंगे कि रूट्स अपना कोइंसिडेंट हो गया मतलब इक्वल हो गए, तो इक्वल रूट जो होती है मतलब d इक्वल टू 0 है, तो आप वहां से कर लोगे। अगर क्वेश्चन में मानो कि मैं ये नहीं देता, कोइंसिडेंट रूट्स नहीं देता, तो आप ये सोचते कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे मैं समझूं कि d इक्वल टू 0 हो सकती है। बात को समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल कराया था, याद होगा कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, दिखा कि नहीं? मतलब ये कि यहाँ पे रूट्स क्या आए थे? रूट्स आए थे आपके पास 3,3, और इसके d क्या है? इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो अपना d इक्वल टू 0 होता है। एक नया चीज आप ये भी समझिए, आई बात समझ में? कि अगर इक्वेशन, क्या बोला कि अगर इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेती है तो d इक्वल टू 0 होते हैं, और रूट्स अगर अपना इक्वल हो जाए या कोइंसिडेंट हो जाए तो भी अपना d इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपल सा चीज ये है कि इसका भी क्या होगा? d इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में? और यहां से अपने को पता है a अपना 1 होगा, b अपना माइनस का m प्लस 2 होगा, और c अपना जो दिया हुआ ये, तो d होती क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। b अपने पास कितना है? माइनस का m प्लस 2 का ये होल स्क्वायर माइनस का 4, a तो अपने पास 1 ही है तो डायरेक्ट c ही लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करिएगा तो नेगेटिव का जब स्क्वायर होगा तो वो तो अपने आप पॉजिटिव हो गई, तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर जो हो गया इसको अपन ओपन करते हैं। m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 4 माइनस माइनस का ये 4, और इसको डायरेक्ट कर दूं, माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 16m और माइनस का ये 16 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या क्लियर? अब बात को समझिए, ये 4m स्क्वायर और ये m स्क्वायर, ये कितना हो गया अपने पास? माइनस का 3m स्क्वायर, ये 4m ये 16m दोनों प्लस में है तो प्लस का 20m, और ये प्लस 4 माइनस का 16 विच इज इक्वल टू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आप अगर नेगेटिव कॉमन लोगे, क्योंकि फैक्टराइज करने से पहले ये रूल अपन जानते हैं कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट होती है उसको अपने को पॉजिटिव रखना पड़ता है। क्लियर? ये बात ध्यान है, पता है ये चीजें? चलिए बहुत सुंदर। तो अपन चलते हैं 3m स्क्वायर माइनस का 20m प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज करो, 12 3 जा 36। ऐसा क्या ले लूं? ऐसा क्या ले लूं जो 20 आ जाए? 9 चौके 36 नहीं, 16 नहीं, 18 दूनी 36। क्या आ गया अपने पास? 18 और 2 मतलब 3m स्क्वायर माइनस का 18m माइनस का 2m प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आता नहीं और ऐसे उठा के ले आता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं जो बात है, इसलिए मुझे याद नहीं। ये देखिए 3m स्क्वायर माइनस का 18m माइनस का 2m प्लस का 12, तो यहां से क्या हो गया कि 3m स्क्वायर माइनस का 18m माइनस का 2m और प्लस का 12, प्लस का क्या है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0। चलिए स्पीड में करते हैं। 3m अपन अगर कॉमन ले लेंगे तो ये m माइनस 6, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 3m माइनस 2 और यहां से ये m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? एक आ गया अपने पास 2/3 और एक m की वैल्यू आ गया अपने पास 6। तो ये दो वैल्यूज अपने पास m की आ गई। मैं क्या क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन आप समझे या नहीं कि इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है कि तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0। मुझे समझाने का मतलब इस क्वेश्चन को बताने का बस यही कंसेप्ट अपने को समझाना था आप लोगों को। मैं क्या क्लियर है ये चीज? आगे चले,
बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा अब एक और क्वेश्चन आप लोग करिएगा कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is 3 times the other then b square is to ac। आपके ऑप्शंस हैं 3:1, दूसरा है 3:16, ऑप्शन सी है अपने पास 16:3 और डी ऑप्शन है अपने पास 16:1। आई बात समझ में? चलिए इसे करिएगा। क्या बोला है कि अगर एक रूट जो इस इक्वेशन के है वो 3 टाइम्स है। अब बात को समझो बेटा, अगर रूट्स का नेचर नहीं डिफाइंड किया है तो अपन डी पे नहीं जाएंगे। बात को समझे, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है बात को समझिए। अगर यहां पे बोल देता कि रूट्स जो है वो रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, तो अब अपन डी पे जाते। डी समझ रहे हो, बाबा का बूटी, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट, तो अब अपन क्या करते उस पे जाते। लेकिन यहां क्या बोला है कि रूट्स जो है एक रूट जो है वो अपना दूसरे रूट से 3 टाइम्स क्या बोल रहा हूं 3 टाइम्स से बड़ा है। आई बात समझ में? मतलब 3 गुना है। एक रूट जो है वो दूसरे से 3 गुना है। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 3 अल्फा। बात को समझे, अपन कहां आ गए? अल्फा बीटा में। मैं क्या, हाँ जी। अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात नहीं करेंगे तब अपन रूट्स को कैसे खेलेंगे अपन अल्फा बीटा के फॉर्म में। मतलब यह है कि अगर वन रूट अपने पास कैसा है, 1 रूट बी अल्फा, 1 मार्क का है बेटा इसीलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। 1 रूट बी अल्फा देन अदर रूट अपने आप क्या हो जाएगा 3 अल्फा, है कि नहीं? यहां क्या बोला कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि पहला रूट, अगर एक रूट अपने पास अल्फा है तो दूसरा रूट अपने पास अपने आप ही 3 अल्फा हो जाएगा। अब बात को समझो, जैसे ही अल्फा बीटा आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 काम। कौन कौन? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अपन जानते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होती है माइनस का b बाय a। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। यहां से क्या आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। आप यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल लोगे तो यहां से आ जाएगा माइनस का b अपॉन 4a। यहां से आ गई अल्फा। अच्छा, एक और चीज बचा हुआ है विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है अपने पास c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एक अल्फा मल्टीप्लाई का 3 अल्फा इज इक्वल टू c बाय a। ये मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक, मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a। अच्छा, अब अपने को क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ b स्क्वायर और ac के फॉर्म में। मतलब कि अल्फा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अल्फा की जगह पे अपन क्या करते हैं माइनस b अपॉन 4a रख लेते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ माइनस b अपॉन 4a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a। तो यहां से क्या आ गया कि 3 इंटू ये b स्क्वायर अपॉन 16 का a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे और बाकी को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाकी को इसीलिए अलग करेंगे क्योंकि बाकी जो है ये अपने कोएफिशिएंट है और वही कोएफिशिएंट के रेशियो अपने से पूछा गया है, इसीलिए। आप समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होती है। चलिए आगे चलते हैं। 3/16 को अपन इधर ही रखेंगे इज इक्वल्स टू a स्क्वायर उधर जाएगा, b स्क्वायर नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर c और अपॉन ये क्या हो गया अपने पास b स्क्वायर इंटू का a। तो एक a से a के कैंसिल, यहां से 3/16 कितना आ गया c अपॉन b स्क्वायर। पूछा क्या है b स्क्वायर इज टू 60 ac। क्या पूछा? b स्क्वायर इज टू ac। यहां से एक a बचा जाएगा, इसको क्या करेंगे ऐसे पलट देंगे। जैसे ही पलटेंगे तो ये 16/3 इज इक्वल टू ये b स्क्वायर अपॉन ac। तो यहां से रेशियो क्या आ गया b स्क्वायर इज टू ac की रेशियो क्या आ गई 16:3। ऑप्शन ढूंढ ले बेटे, आ गई क्लियर? आई बात समझ में? आगे चले, चलिए और क्वेश्चन देखेंगे अभी और। चलिए अब अपन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली क्या है, आप मेनली देखोगे, आप प्रीवियस ईयर पकड़ लो या सैंपल पेपर आप देख लो, तो क्वाड्रेटिक में क्या है मेनली यूज हुई है, एक तो वाटर टैंक वाला कि मतलब एक फिल करता है इतने आवर में, एक फिल करता है इतने आवर में, एक का डायमीटर बड़ा है और एक छोटा वाला डायमीटर होता है वो ज्यादा टाइम लगाता है, एक ऐसा है। और एक वर्ड प्रॉब्लम है अपना डिस्टेंस पे, ठीक, कि अगर एक x किलोमीटर चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो इतना डिस्टेंस चल लिया, x किलोमीटर पर आवर से कुछ अगर कम चल रहा है तो इतना किलोमीटर चल लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने को, मतलब मेनली अपन देख रहे हैं कि एक डिस्टेंस और एक अपना वाटर टैंक, ये अपने को ज्यादा हिट कर रही है क्वेश्चन इस बार। तो क्या करते हैं इस पे अपन मजबूत मतलब ऐसा पकड़ बना लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक से अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अपनी छूटे नहीं। तो चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिए।
पहला क्वेश्चन आप लोग देखना, इसे स्पीड में आप लोग देख लेना, क्यों, क्योंकि मैं तो लिखूंगा ना इसीलिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन स्पीड, सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ चलिए आप लोग देखना, मैं हमेशा एक बच्चे को ऐसा प्रेफर करता हूं कि बेटा अगर आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो एक बार क्वेश्चन आप पहले सीधा पढ़ो और एक बार क्वेश्चन आप उल्टा पढ़ो। कैसे, मैं बताता हूं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, देन मतलब एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर, आई बात समझ में, और देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब ये है कि जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है, मतलब 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से चलती है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। अब बात को समझिए, अगर क्वेश्चन सीधा नहीं आती है समझ में तो आप लोग पीछे से पढ़ेंगे। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो जो भी अपने से पूछेगा, ठीक, सबसे पहले आप उसे मानो, क्या करो, एक स्टेप तो अपने को मिल जाएगी, एक मार्क्स तो मिलेगी मिलेगी, सिंपल सा चीज है। तो लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, इसको पूरा लिखना बेटा, ठीक है, एवरेज स्पीड बी एक्स। मतलब ये है कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड अपन मान लिए एक्स है। अब बात को समझिए, अच्छा मतलब यही अपना ओरिजिनल एवरेज स्पीड से चलता है तो 63 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो ट्रेन, और वही ओरिजिनल स्पीड से, एवरेज स्पीड से अगर 6 किलोमीटर ज्यादा चलता है, मतलब कि x + 6 से ज्यादा की स्पीड से चलता है, तो वो 72 किलोमीटर चल जाता है। आई बात समझ में। जैसे ही अपन चीजें मान लेते ना एक बार, तब अपना दिमाग हिट करने लग जाती है कि अच्छा ऐसे चलेंगे। आई बात समझ में। अब अपन लिखेंगे भाषण। भाषण क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 63 किलोमीटर, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन विथ ओरिजिनल स्पीड, विथ ओरिजिनल स्पीड, ठीक, ओरिजिनल स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 63 किलोमीटर। आई बात समझ में। अच्छा ये हो गया अपना ये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से अपन जानते स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस हिसाब से टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 63, कितना बेटे 63, अपॉन टाइम स्पीड कितना x। यहां से एक इक्वेशन अपने पास निकल चुकी है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन when distance traveled 72 किलोमीटर b x + 6 किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप नहीं छोड़ोगे बेटे, बात को समझो, बात को समझे। अब बात को समझे, ये मैंने क्या लिखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 72 किलोमीटर, मतलब कि जब वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या बोलता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है भैया, 6 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, 6 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है। मैंने क्या किया, 6 किलोमीटर ज्यादा कर दिया। आई बात समझ में। वही चीज अपन करेंगे सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। यहां भी टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास यहाँ पे कितना 72 और अपॉन x + 6। अब बात को देखो, अब ध्यान से समझो, अब बनेगी इक्वेशन। क्या बनेगी, अब बनेगी इक्वेशन। ये अपने पास आ गया 2 इक्वेशन। अब बच्चे यही समझते कि भैया इन दोनों में करूं क्या, तो बेटे ये आपको कंडीशन देगी। क्या देगी, कंडीशन कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, कितना,
टोटल जर्नी मतलब कि पूरा जर्नी करने में कितना टाइम लिया, 3 घंटा। अब बात को समझो, ये जो लास्ट में कंडीशन देगा इसका यूनिट देखना बेटा, आप लोग समझिए। अगर इसका यूनिट आवर्स में है इसका मतलब ये टाइम दिए हुए, और अपने को दोनों को टाइम के फॉर्म में तब निकालना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर दिया हुआ रहता तो इस दोनों को अपने को डिस्टेंस के फॉर्म में निकालना रहता। आई बात समझ में, समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर ये टाइम दिए हुए हैं तो इस दोनों को अपन टाइम के फॉर्म में निकाले। अगर ये डिस्टेंस रहता तो इस दोनों इक्वेशन को अपन डिस्टेंस के फॉर्म में निकालते। अगर ये स्पीड रहता तो इस दोनों को अपन स्पीड के फॉर्म में निकाले रहते। ये चीज बारीक है, ये चीज आप समझो। और क्या बोला है कि टोटल जर्नी करने में 3 घंटा लगाता है। अब तो आसान हो गई। आसान कैसे हो गई भैया, आसान कैसे हो गई, तो आसान ऐसे हो गई कि दोनों के टाइम को जोड़ के 3 के इक्वल कर दो। मतलब ये कि 63/x प्लस का 72/x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा जगह कम है, मैं स्पीड में करूं। एक काम करोगे, अगर आप इन दोनों में से 9 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 7/x और यहां बचेगा 8/x प्लस 6, है कि नहीं, इक्वल टू 3। और ये यहां चला जाएगा तो डायरेक्ट 1/3 आप लोग करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो 7x प्लस 42 और ये प्लस का 8x इज इक्वल्स टू 1/3 और नीचे अपना हो गया ये x² प्लस का 6x, है कि नहीं। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 8 7 15, तो ये क्या हो गया x² प्लस का 6x और ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 21 नहीं 45x और प्लस का 126। क्लियर है, आप लोग देख लिए। यहां से देखिए x² माइनस का 39x माइनस 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 का 126 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करोगे तो x² 126 कैसे करूं 42 माइनस 42x प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 126 इक्वल टू 0। अब बात को समझो, यहीं से अपने को दिख रहा है कि एक स्पीड क्या आ रही है नेगेटिव, और मुझे दिख गया है कि x इक्वल टू 42। आप लोग पूरा सॉल्व करना, यहां से स्पीड आ गई है अपने को 42 किलोमीटर आवर। तो लास्ट में आप लोग लिखोगे कि हैंस, जो भी आपसे पूछेगा। मैं बेटा इतना भाषण इसीलिए लिखता हूं क्योंकि आपको भी लिखना पड़ेगा वहां पे, मेरे पास कैसी जगह कम है। आप भी ऐसे लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगी। लास्ट में आप लोग लिख दोगे कि हैंस द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई। तो ऐसे ही एक डिस्टेंस पे आती है, एक आएगी वाटर फिल टैंक करने वाला पे, तो वो भी अपन करके हिस्सा ही खत्म कर डालते क्वाड्रेटिक का। क्लियर, चलिए देखिएगा अपन आते हैं वाटर टैंक पे। थोड़ा सा टाइम लूंगा क्वेश्चन लिखने के लिए, बस थोड़ा सा ही। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 9 hours 36 minutes. The tap with the larger देखिए आप लोग इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक बार, उसके बाद मैं बताता हूं कि देखना 2 वाटर टैप्स मतलब कि 2 नल हैं और दोनों क्या करते हैं, एक टैंक को भरते हैं। कोई भी एक टंकी है उसको 2 नल भरने की कोशिश करते हैं और दोनों मिलके जो है वो भर देते हैं 9 आवर्स 36 मिनट्स में। क्लियर। अब कहता है कि द टैप विद द लार्जर डायमीटर, मतलब कि एक नल है जिसकी जो डायमीटर है, डायमीटर समझ रहे हो कि मतलब अगर एक नल ऐसा सा है, एक नल अगर ऐसा सा है तो इसकी डायमीटर जो है इतनी है और एक जो है इतनी है। क्लियर,
तो जो सिंपल सा चीज है कि जिसकी डायमीटर ज्यादा होगी तो यहां से पानी ज्यादा निकलेगा, तो यहां से पानी ज्यादा निकलेगा तो ये टंकी तो जल्दी भर देगा, और यहां से पानी थोड़ा इसके अकॉर्डिंग इससे इसमें थोड़ी कम आएगी, तो ये पानी भरने में थोड़ा टाइम लगाएगा। वही कहता है कि विद द लार्जर डायमीटर, मतलब कि जिसकी डायमीटर ज्यादा है वो 8 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब कि जब वो एक एक करके टैंक भरने की कोशिश करते हैं, ये मानो कि एक टैंक है, ये टैंक भरने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है कि बड़ा वाला जो है ये 8 घंटा कम टाइम लेता है। किससे? इससे 8 घंटा कम टाइम लेता है। तो ऐसा एक सिनेरियो बना कि इसको अगर x मानेंगे टाइम, तो ये x माइनस 8 आवर टाइम लेगा। सिंपल सा चीज, सबसे पहली चीज तो अपन यही समझे कि अगर ये x टाइम ले रहा है तो ये x माइनस 8 आवर टाइम लेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इतना तो पहले अपन पढ़ गई है तो यहां तो लिख ही लेंगे कि लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक with the smaller diameter tap be x। सिंपल है कि let the time taken to fill the tank with the smaller diameter, मतलब कि छोटा वाला टैप जो है वो भरने की कोशिश करता है x आवर में। कितना? x आवर में भरने की वो भर देता है कंप्लीटली। दूसरा, अब बड़े वाला जो टैंक है वो कितना? 8 घंटा कम टाइम लेता है। मतलब ये कि द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विथ द लार्जर डायमीटर, क्या बोला अपन ने? लार्जर डायमीटर, मतलब लार्जर डायमीटर टैप जो है वो कितना लेगा? वो लेगा x माइनस 8 आवर। कितना लेगा? x माइनस 8 आवर। अब बात को समझिए, अब क्या करेंगे कि ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, और दोनों मिलके जो टैंक भरता है वो 9 आवर्स 36 मिनट्स में है। तो यहां भी मिनट नहीं दिखना चाहिए, इसको बर्खास्त करो, इसको हटाओ, इस 36 मिनट्स को आप चेंज करो। जब आप चेंज करोगे तो उसके लिए भाषण लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो लिख लेते हैं कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 2 वाटर टैप्स, टैंक नहीं यार, टैप, 2 वाटर टैप्स together can fill a tank is equals to 9 hour 36 minutes। अब बात को समझिए, 9 घंटा 36 मिनट है तो इस मिनट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट्स भी आवर में, इसके यूनिट्स भी आवर में है। अगर ये भी मिनट में रहता तो फिर इसको मिनट में चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आवर में है तो इसको भी क्या करेंगे अपन? आवर में चेंज करेंगे। सिंपल सा चीज। तो ये 9 आवर का 9 आवर ये रहेगा, प्लस अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे। तो कितना से काटू? 12 3 जा 12 5 जा, कितना हो गया? 9 5 जा 48/5। कितना आ गया ये अपने पास? 48। यहां नहीं लिखते हैं, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, यहां लिख देते हैं। कितना आ गया अपने पास? 48/5 आवर्स। कितना आ गया? 48/5 आवर्स। मतलब ये कि दोनों अगर मिलके उस टंकी को भरने की कोशिश करते हैं तो 48/5 आवर्स में उस टंकी को भर देते हैं। सिंपल सी चीज। लेकिन अकेले अगर भरने की कोशिश करते हैं वो, तो एक ले लेता है x और एक ले लेता है x/8 आवर। अब बात को समझो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आती है तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने का, ठीक। और ये टाइम कितना लिया? x आवर ना, तो आप लिखो 1/x, प्लस दूसरा वाला टाइम कितना लिया? x माइनस 8 आवर ना, तो 1/x-8 इज इक्वल टू, दोनों मिलके कितना टाइम लेता है? 48/5 आवर्स। तो दोनों को अपन मिला दिए और मिलाने के बाद टाइम कितना ले रहा है? 48/5 आवर्स। जब इस दोनों को 1 करके लिखे हैं तो उसको भी आप 1 करके लिखिए। तो जब आप 1/48/5 लिखिएगा तो ये कुछ पलट के 5/48 हो जाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया ऐसे कैसे हुआ, तो हालांकि अगर टाइम रहता तो एकदम डिटेल वे में बताता कि बेटा ये 1 कैसे हो गया, फिर भी थोड़ा सा स्पीड में बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि इसकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वो वॉल्यूम फ्रैक्शन 1 है। कितना है? वॉल्यूम फ्रैक्शन 1 है। आप लोग को यूनिटरी मेथड आती है? यूनिटरी मेथड क्या होती है, जैसे थोड़ा ध्यान से देखना। अगर देखो इधर से 5 पेन की कीमत जो है वो 60 रुपया है,
कितना है 60 रुपया। तो आप लोग बताओ कि एक पेन की कीमत कितनी होगी। आप क्या करोगे, सिंपली 60/5 कर दोगे। क्या करोगे, 60/5 कर दोगे, करोगे। वही ये चीज है। अब देखो ये छोटा वाला कितना टाइम ले रहा था, x टाइम ले रहा था कि नहीं। अब बात को समझो कि ये x आवर लेता है एक वॉल्यूम के टैंक को भरने में। वैसे ही 5 पेन का दाम जैसे 60 रुपया है, वैसे ही x आवर टाइम लगाता है ये छोटा वाला नल एक वॉल्यूम को भरने में। आई बात समझ में। तो ये एक आवर में कितना भरेगा, 1/x वॉल्यूम ये भर देगा। क्लियर है, इसीलिए ये चीज लिखाया। वैसे ही ये अगर x-8 आवर्स ले रहा था तो एक वॉल्यूम पूरा पंप कंप्लीट भरने में कितना टाइम लगा रहा था, x-8। तो 1 आवर में वो कितना टाइम लगाएगा, 1/x-8। इसीलिए ये ऐसा हुआ। ये चीज आप समझे कि नहीं, ये यूनिटरी मेथड से ही वैसे लिखी जाती है। डिटेल्ड में अगर मैं बताता, अगर टाइम आप लोग के पास रहती है, अगर नहीं है सिंपली आप उल्टा करो, उसको भी उल्टा करो, दोनों को जोड़ दो, जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से चलिए और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इसे सॉल्व करिएगा, इसको आप एलसीएम ले लो, x इंटू x माइनस का 8, ये हो जाएगा x-8 प्लस का ये x इज इक्वल टू 5/48। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 8x। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96x। दिख रही है आप लोग को, ये 48 माइनस ऑफ 8 टाइम्स हो जाएगा 8 64, 8 चौके 32, 6 38, 3 84 और ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये 8x जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। अब सबको एक साइड करेंगे, 4x 40x कितना हो जाएगा, ये 40x। क्लियर, सबको जब आप एक साइड करोगे तो ये 5x स्क्वायर, 96x भी उधर चल जाएगी तो 9 4 13 विच इज 9 4 13 विच इज माइनस 136x और ये प्लस का हो जाएगा 384। बात आई, बात समझ में। अब देखो ध्यान से, अब क्या ये है 5 और ये 384। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे रटा हुआ है इसलिए इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, माइनस का 120x और माइनस का ये 16x प्लस का 384। अब आप इसे कॉमन ले लो सिंपली, ये x माइनस 5 दूना 10, ये 20, x तो कैंसिल ही हो गया, माइनस का ये 16 और ये कितना आ जाएगा x, नहीं कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बेटे, ये 24 होगी और ये x माइनस ये भी 24 होगा। तो यहां से क्या आ गया, एक आ गया 5x माइनस ऑफ 16 और ये आ गया अपना x माइनस 24। तो एक वैल्यू आ गई अपने पास 16/5 और एक वैल्यू आ गई अपने पास 24 आवर्स। अब बात को समझो, टाइम जो है, टाइम ऐसे फ्रैक्शन में आ नहीं सकती है क्योंकि आवर्स में है। इसीलिए अपने से पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो क्या पूछा, नहीं, हाँ जी, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब बात को समझो, अपन क्या माने थे कि छोटा वाला डायमीटर कितना टाइम लेता है, x आवर। तो x अपने पास कितना निकली है, x अपने पास निकला है 24 आवर्स। तो छोटा वाला डायमीटर कितना टाइम लेगा, 24। और ईच टैप पूछा, मतलब दोनों टाइम कितना टाइम ले रहा है, मतलब दोनों टैप कितना टाइम ले रहा है। तो ये अपन क्या करेंगे, 24 माइनस ऑफ 8 कर देंगे तो ये 16 आवर आ जाएगी। अपने पास जगह कम है लेकिन आपको पूरा लिखना है, और वो क्या लिखना मैं आपको बता दूं। आप लिखोगे कि टाइम टेकन, यहाँ टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी 24 आवर्स टू फिल अ टैंक बी 24 आवर्स, और बड़े वाले के लिए लिखिएगा कि टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप बी 24 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 16 आवर्स। मैं ऐसे लिखा देता लेकिन जगह कम है, और बेटा रात बहुत हो रही है, थोड़ा सा मतलब बोलने में मैं लड़खड़ा रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि रात बहुत हो रही है, बहुत देर से मैं जगा हूं इसीलिए। चलिए मिटाएं इसको, चले देखिए, यही जो दो वर्ड प्रॉब्लम थे आपके वीवीआई थे कि एक अपना डिस्टेंस वाला है और एक अपना वो है, और मैं एक क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, 2 क्वेश्चन आपको अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे कोशिश करना बनाने की, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत हो सके। तब तक के लिए बेटा आप लोग मेहनत करते रहो और ऐसे ही हौसला नहीं हारना है, साथ चलिएगा अपन लोग के, और तब तक के लिए टाटा बाय सी यू।